तो आइए क्लास 11th हम लोग अपना ऊष्मागतिकी के 3rd लेक्चर में कुछ प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ऊष्मा की बात कर रहे थे। ऊष्मा लगभग खत्म ही हो चुका था, लेकिन इस चैप्टर में ऊष्मा से रिलेटेड चीजें फिर से आएंगी, पुनर्जन्म लेंगी। तो पुनर्जन्म लेके यहाँ पे ऊष्मा जो है किसके रूप में आया है? कार्य के रूप में होता है ना। हमने बताया था कि दो के दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो वहां पे ऊष्मा गया तो अब कौन आ गया उसका भाई? कार्य। जैसे आप लोग कुछ सीरियल वगैरह देखते होंगे तो एक हीरो मरता है, उसका ही दूसरा रूप आ जाता है और कुछ दिन बाद पता लगता है वही की अरदास चली गई थी। मतलब मर गया, जला दिया, फिर से कैसे पैदा हो गया यार? ये मतलब सीरियल्स का कोई लॉजिक नहीं होता है, कहीं से भी पैदा कर देते हैं। चलिए कार्य। तो अगर हम लोग कार्य को नॉर्मली क्लास 9th के टर्म्स में बोलें तो कार्य बस अपना इतना होता है, बल गुणे विस्थापन। क्लास 10th में हमारे लिए कार्य इतना ही क्लास 9th में हमारे लिए कि अगर कहीं भी कार्य हुआ तो उस पर बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए, और वही चीज हमारे लिए क्या हो गया? कार्य हो गया। लेकिन यहां पे हम जो कार्य की बात करने वाले हैं वो ऊष्मा के टर्म्स में बात करने वाले, मतलब यहां पे ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब बात है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। इसके लिए हम फिर से छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। पिस्टन जानते हैं? पिस्टन नाम सुना होगा, पिस्टन नहीं सुना होगा तो होली में आप लोग कभी ना कभी पिचकारी तोड़े होंगे, खोले होंगे। वी आर ऑल, भले ही हम लोग कोई भी स्ट्रीम ले, लेकिन हम सभी लोग पैदाइशी इंजीनियर्स होते हैं। जुगाड़ इसीलिए हम लोग के देश में इतनी बेटर है। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से ही जुगाड़ करना सीख लेते हैं चीज़ों का, क्योंकि हमको डर रहता है कि टूटी चीज़ होता है तो पापा मारेंगे। विदोषम का तो ओ माय गॉड डैड टूट गया, तो डैड भी कहते हैं ओके बेटा फेंक दो, नया लाएंगे। लेकिन हम लोग के डैड ऐसे नहीं होते हैं। डैड कहते हैं आओ पहले कूटते हैं फिर बताते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग उसका एक तुरंत कुछ क्या करते हैं, हम लोग उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? हम एक पिस्टन लेते हैं। पिस्टन कुछ इस तरह की है, मान लीजिए इसके ऊपर एक कैप है जो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। पिस्टन यही है मेनली। तो इसमें ये जो कैप है या जो ये पार्ट है ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भरा है? मान लीजिए पिस्टन को ये ऊपर नीचे करने के लिए है, ठीक है। इसके अंदर कुछ हवा भरी होगी। इसके अंदर क्या भरी है? हवा भरी है। अब हवा भरी है तो आप भी जानते हैं, जब आपको द्रवगतिकी पढ़ाया गया था तो आपको पढ़ाया गया था ना कि जो द्रव्य होता है वो अपने अगल बगल जो भी चीज होती है उस पर कुछ दाब लगाते रहते हैं। तो कुछ दाब लगेगा यहां पे, मतलब कुछ दाब होगा P, और ये जो द्रव्य जो जगह घेर रही होगी वो इसका क्या कहलाएगी? आयतन। अरे कोई भी वस्तु जितनी भी जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली बोलते हैं आयतन। तो ये जो यहां पे है इसमें मान लेते हैं कुछ आयतन होगा। अब हम मान लेते हैं इसको दबाने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ वेट रखा है, W1 W2, ठीक है। ढेर वेट रखे हैं, वेट के पीछे है। अब आप सोचिए कि अगर हम इसके ऊपर एक वेट और लगा दें, मतलब इस पे हम वेट 3 दे दें, एक और द्रव्यमान रख दें या वेट रख दें, तो क्या होगा? ये जाहिर सी बात है जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा? ये दब जाएगा, हवा को थोड़ा दबा देगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब इसका जो आयतन होगा इसको क्या कर देगा? थोड़ा कम कर देगा। दाब से कोई मतलब नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, दाब से इसमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम कहेंगे आयतन इसका थोड़ा, जब हम वेट बढ़ाएंगे तो आयतन थोड़ा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए थोड़ा सा, जब भी आप भी जानते हैं कि जो गैस होती हैं, अपना अगला चैप्टर अभी पढ़ेंगे अणुगतिज सिद्धांत, लेकिन अभी से जानते रहिए कि जो गैस होती हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत अधिक होती है। और अगर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो वो गतिज ऊर्जा, वो जब दो कण आपस में टकराएंगे तो कुछ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वो व्यय होगा,
जाहिर सी बात है जब गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो कण के देखिए अब उनका पथ तो निश्चित है नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो जब आपस में दो टकराएंगे तो जब भी टकराएंगे कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी हवा है। तो हमने इस सिस्टम में या इस निकाय में हमने क्या लिया है, हमने केवल और केवल कणों को लिया है। और ये जो एक निकाय है, अब देखिए हम इसको पहले से डिफाइन करते हैं ना कि ये जो निकाय है हमारा, ये बंद निकाय है। कैसा निकाय है? बंद निकाय। अब बंद निकाय के लिए हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर में बात करे थे, जो नहीं करा है तो अब जाओ भाई वो पूरा लेक्चर देखो, ठीक है। तो बंद निकाय उधर समझना। तो बंद निकाय है तो आप जानते हैं कि जो बंद निकाय होता उसमें से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। किसका? केवल ऊष्मा का। अब देखिए इसके यहां पे ही हम मानते हैं कि यहीं से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकेगा, इस ढक्कन से। ये ढक्कन जो आपको कैप दिख रहा है, पिस्टन जो दिख रहा है, केवल यहीं से हो सकता है, बाकी जगह से बाकी जो है रुद्धोष्म है। तो यहां से ही केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। बोलो बात क्लियर है? अब देखिए हमको करना क्या है यहां पे, हम जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कुछ वजन रखे या कुछ वजन हटाए, तो जब भी हम कुछ वजन रखेंगे या कुछ वजन हटाएंगे तो या तो ये नीचे जाएगा या ये कुछ ऊपर जाएगा। अब ये चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दो के दोनों कंडीशन में कुछ कार्य होगा। दो के दोनों कंडीशन में, जैसे ये नीचे जाएगा तो ये जो है कुछ कार्य इस पे करेगा, दबाएगा, और जब वजन हटाएंगे तो ये जो हवा है इसको धक्का देगी, हवा जो है इनको धक्का देके इसको ऊपर ले जाएगी, मतलब हवा इस पे कार्य करेगा। केस समझ लीजिए पहले, यहां पे केस एकदम क्लियर है कि जब हम वजन इस पे और रखें, जैसे मान लीजिए यहां पे एक वजन हमने और रख दिया, उसका नाम हम रख देते हैं DW रखते हैं, DW, छोटा सा बहुत पिद्दी सा वजन। तो जब बहुत छोटा सा वजन रखे तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हवा को दबाएगा ना, उस पर कार्य करेगा, तभी तो हवा दबेगा, नहीं तो हवा तो स्वतंत्र है, फैला रहेगा पूरे एरिया में, तो उसको थोड़ा दबा देगा। और जैसे मान लीजिए इस वजन को हटाए तो भाई अब ये फिर से स्वतंत्र ज्यादा हो गए, तो ये इस पिस्टन को वापस भेज देंगे। तो हमको यहां पे क्या करना सीखना है, हमको यहां पे कार्य कैलकुलेट करना सीखना है कि यहां पे कितना कार्य हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई हमने कार्य किया, सबसे पहले हम इससे कार्य निकालते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य को हम W से लिख दें, इसके ऊपर से जो बल लग रहा है हम इसको कितना मान लें, F मान लें, और विस्थापन को S मान लें। बोले क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए हमने कोई छोटा कार्य किया, बहुत थोड़ा सा कार्य किया, तो बल तो उतना ही लगेगा लेकिन विस्थापन भी थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा हमने कार्य किया, कोई छोटा कार्य किया, तो बल कार्य तो उतना ही होगा लेकिन विस्थापन थोड़ा सा होगा, बल उतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम बल को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए दाब भी है, तो हम बल को आप भी जानते हैं ना, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे P बराबर F/A होता है, या इसके दूसरे वर्ड्स में लिखे तो F बराबर PA होता है, ठीक। तो F बराबर PA यहां पे रख दे, PA इंटू DS। बोलिए क्लियर है? और ADS जो है, अब आप लोग जानते हैं ना, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयतन होता है। तो देखिए यहां पे एक हो गया, मतलब आयतन कितनी चीजों का मिलकर बनता है, 3 चीजों का। 2 भुजाएं यहां पे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 2 भुजाएं हो सकती हैं। और ये S क्या है, एक और तीसरा मिल गया, तो ये तीनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे, dV बराबर A इंटू DS। मतलब इन दोनों को मैं हटा के एक बार में dV लिख सकता हूं, क्योंकि क्षेत्रफल और विस्थापन मिलके आयतन बना देंगे। क्लियर है? तो हमारा कार्य किसमें हो गया, P इंटू dV,
क्लियर है? अब ये जो हमारा कार्य है इसको हम समाकलित कर दें। क्या कर दें? समाकलित कर दें। हम मान लेते हैं, मान ले कि निकाय का प्रारंभिक आयतन V1 तथा अंतिम आयतन V2 है। ठीक है, तो अब हमें कितना कार्य है उसको निकालने के लिए पूरे के पूरे को समाकलित करना है। तो जब समाकलित करना है तो प्रारंभिक से अंतिम आयतन तक करेंगे, तो V2 V1 माइनस V2 तक होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? W बराबर P। अब देखिए P क्या है? P जो यहां पे है एक अचर है, चर अचर। V जो है वजन के हिसाब से बार बार चेंज हो रहा है, तो वो समाकलन के बाहर नहीं आ सकता है, समाकलन के चिन्ह के बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जो भी अचर राशियां होती हैं, वो तो जो भी कांस्टेंट चीजें होती हैं उसको तो हम ला सकते हैं ना। तो P को हम बाहर लेते आए, dV V1 माइनस V2, तो क्या हो जाएगा? P V2 माइनस V1। बोलो क्लियर है? तो कार्य निकालने के लिए हमको एक सूत्र मिल गया, P V2 माइनस V1। ठीक है, इसको देख लीजिए। अभी क्या है, इसको हम लोग ग्राफिकल वे से भी इसको एक बार समझ के देखेंगे। हो गया? नोट कर लीजिए। हो गया ये? तो कार्य हमारा क्या आ जाएगा? W बराबर P V2 माइनस V1। तो ये पूरा सफा कर दें। अब चलिए इसका हम लोग एक बार ग्राफ में भी बना के देखते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है जो अपना क्वेश्चन आए जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकल वे में रहे, वो हो सकता है ग्राफिकल मेथड से वो दे दे, क्या ग्राफिकल मेथड्स निकालिए, तो उस तरह भी निकालना पड़ सकता है। इसको सफा कर दें, इसका भी अब कोई यूज नहीं है। तो अपना कार्य क्या गया था? W बराबर, मैं भूल गया, V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। कौन सा ग्राफ? PV ग्राफ। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि जब हम शुरुआत की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था जब आयतन V1 था तो कुछ यहां पे रहे हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पीवी ग्राफ में बहुत रेयर केस होगा कि जीरो शुरू होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु इतना एकदम पिद्दी से शुरू नहीं होता है एक बार की, भाई वो कम से कम इतना तो रहेगा ही ना। जीरो कब शुरू करते हैं? जब वो जीरो एकदम होता है, एकदम ना के बराबर होता है। लेकिन हवा जो है उसको आप एकदम खत्म थोड़ी कर सकते हो, वहां पे कुछ तो हो जाएगी ना। तो हम यहां से मतलब जब हम प्रारंभिक की बात करें तो हमारा आयतन कितना था? V1 था, और दाब क्या था हमारा? जो भी था उसको मान लो P मान लो। अब देखिए इस स्थिति में क्या था कि हमारा जो दाब था वो निश्चित था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीज, हाँ सॉरी एक चीज बताना भूल गया, क्यों दाब निश्चित था? क्योंकि वहां पे जो दाब जो हमने गैस ली थी वो एक आदर्श गैस थी। मेन चीज तो बताना ही भूल गया कि P क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया ना, कि जो वहां पे गैस थी वो आदर्श गैस थी। अब आदर्श गैस क्या होती है इसकी बात हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बस ये याद रखिए कि उसका दाब हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो यहां पे जो गैस थी हमारी कैसी थी? आदर्श गैस थी। इसके कारण, नहीं तो भाई जाहिर सी बात है आयतन बदलेगा तो दाब भी बदलेगा। ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना सर कि आपने बोल दिया और हो गया। तो क्यों हुआ हम इसीलिए बता रहे हैं ना कि यहां पे जो गैस थी आदर्श गैस थी,
इस कारण से वो P समान था। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद की बात करें, तो जब हम थोड़ी देर की बात करें तो थोड़ी देर बाद जो आयतन था वो क्या हो गया भैया हमारा, वो V2 हो गया। क्या हो गया, V2 हो गया। तो अब देखिए हमको जैसे इस ग्राफ से हमको निकालना है कि कार्य कितना हुआ है, तो जो कार्य होगा वो यही तो होगा, मतलब ये जो देखिए हमने आपको जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, अपना कार्य इतना ही तो होगा। मतलब ये डिब्बे के अंदर जो है वही एक कार्य है। तो हम क्या करेंगे, W बराबर P V2 माइनस V1, वही चीज है, वही जो हमने मैथमेटिकली निकाला वही चीज इस ग्राफ से भी निकाल दिया। अरे भाई P का गुणा, हम किसी भी आयत या वर्ग को कैसे करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, V2 माइनस V1 आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कब, जब P एक नियतांक है। मान लो P ने कहा कि अब मैं नियतांक नहीं रहूंगा, P ने क्या कहा कि हम नियतांक नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कुछ हमको वक्र मिले, हो सकता है कुछ ऐसा वक्र मिल जाए। कैसा भी मिल सकता है, वक्र की कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, वक्र कैसा भी हो सकता है, वक्र हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करे बिना तो काम चलना नहीं, क्योंकि हम इस तरह के वक्र में हमको इस तरह का भी वक्र कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह के वक्र के लिए हम क्या करते थे, आपको याद है ना, जैसे ये मान लो V1, ये V2, इसको P2 मान लो, इसको P1 मान लो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे वही समाकलन याद करते हैं, समाकलन जी को। यहां पे एक छोटी सी पट्टी काटेंगे, छोटी सी पट्टी, नाम दे दीजिए A डैश, B डैश, B। ठीक, इसको निकाल के इस पूरे को समाकलित कर देंगे। समझ रहे हैं? हमने dv की एक छोटी सी वक्र ले ली। अब देखो हमने इसको इस तरह से काटा कि p का मान बहुत छोटा सा काटे ना, हमने इस तरह से काटा कि p का मान उतने में सेम रहे, p इंटू dv। समझ रहे हैं? p इंटू dv, और फिर इसको v2 से v1 हमने समाकलित कर दिया। तो अगर यदि ये ग्राफ कब बनेगा, जब P तथा V दोनों बदलें। ये ग्राफ कब बनेगा, जब P अचर हो और V जो हो चर हो। क्लियर है? सफा करें, कार्य निकल जाएगा। ग्राफ के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के आएंगे, ये चीज ध्यान रखिए, ग्राफिकल क्वेश्चंस इसमें आएंगे। हो गया? अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कार्य की पथ पर निर्भरता। वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, तो अब हमको यहां पे क्या बात करनी है कि जो कार्य होता है क्या वो पथ पे अपने डिपेंड करता है कि वो पथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक ग्राफ लेते हैं।
उस ग्राफ को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ बना लें, ग्राफ चलिए बनाते हैं। चीजें वैसे ही रहेंगी, v यहां पे, p यहां पे। अब जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, वो पहले I अवस्था में थी। कैसी अवस्था में? I अवस्था में। वो I से A पे गई, फिर A से काला अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू से बनाते हैं। वो I से A पे गई और A से F पे गई। एक और इसका वे ले लेते हैं, वो I से B पे गई और B से F पे गई। मतलब कोई निकाय था जिसमें जो हमारा कार्य हुआ या जो प्रक्रम हुआ वो I से F पे जा रहा है, ठीक है। अब I से जब वो F पे जा रहा है तो वो दो तरीके से जा रहा है, एक IAF जा रहा है और ये एक IBF जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा यहां पे चीजों को पहले नोट डाउन कर लिया जाए। इसको मान लेते हैं V नहीं मानते, इसमें कुछ और मानते हैं। AB हो गया, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब पहले सोचते हैं, चीजें क्लियर करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रक्रम IAF की। मतलब जब निकाय में जो प्रोसेस हुआ वो I से A फिर A से F पे गया तो कितना कार्य हुआ। तो कार्य क्या होगा पहले देखते हैं। जब ये I से A पे गया, जब ये I से A पे गया तो यहां पे जो कार्य कैसे निकालने को हम कहते हैं, V2 माइनस V1, क्योंकि ये एक निश्चित निकाय है ना। निश्चित निकाय मतलब यहां पे दाब निश्चित है, दाब निश्चित है, ठीक है। तो जब I से A पे गया तो यहां पे क्या दाब में कोई परिवर्तन हुआ? दाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयतन में, लेकिन आयतन में परिवर्तन हुआ। तो W A से B देखें, सॉरी I से A, तो यहां पे कार्य होगा। हम सॉरी I से A और A से F की हम बात करें, A से F की बात करें तो यहां पे दाब जो है क्या हो रहा है, P1 से P2 जा रहा है। इसको क्या मान ले, इसको हम मान लेते हैं P2 से P1। लेकिन जो हमारा आयतन है, आयतन में तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, आयतन तो सेम है। और आयतन सेम होने के कारण जो यहां पे ये जो इसका जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बोलो क्लियर है? मतलब I से F तक जाने के लिए IAF परक्रम में हमने केवल वर्क कार्य जो हुआ IA पे हुआ, ठीक है। या टोटल कर लें, कुल कार्य जो हुआ वो हो गया W बराबर कार्य हो जाएगा W बराबर P V2 माइनस V1, बस इतना कार्य हुआ। चलिए ठीक है। अब प्रक्रम IBF की बात करें, IBF, तो अगर आप लोग IBF को देखेंगे तो IBF में इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे आयतन सेम है, और इसका होगा तो इसका भी जो वैल्यू आएगा वो सेम टू सेम आएगा, P बराबर V2 माइनस V1। मतलब दो के दोनों में जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है अभी तक। मतलब ऐसे मत लिखिए, चलिए इसको ऐसे मत लिखिए, इसको भी ऐसे मत लिखिए। तो यहां पे यहां से यहां पे जो अवस्था आ रही है वो तो सेम आ रही है, लेकिन जो कार्य आ रहा है उसको अब देखते हैं।
अगर हमको इसका कार्य निकालना है तो इसका कार्य कैसे निकालेंगे? प्रक्रम IAF का कार्य। तो IAF का अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे इसकी बात करनी पड़ेगी, पूरा इसका कार्य निकालना पड़ेगा ना। किसका किसका? ICDA। इसमें जो कार्य होगा वो कितना होगा? ICDA का जो पूरा होगा वो पूरे का कार्य निकालना पड़ेगा, मतलब इस पूरे का। और प्रक्रम IBF का क्या होगा? प्रक्रम IBF में कार्य जो होगा वो होगा BCDF। अब देखिए एक का कार्य जो है, चलिए इसको मार्क करते हैं। जो एक का कार्य है इसका, यहां से जब यहां गए तो इसका जो कार्य आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, पूरा ये पूरा एरिया आ रहा है। और जो यहां से यहां गए कार्य हुआ, क्योंकि इसका कार्य तो काउंट नहीं हो रहा है, इसका कार्य तो काउंट हो नहीं रहा है, कार्य तो इसका काउंट हो रहा है और इसका काउंट हो रहा है, तो इसका कार्य पूरा इतना हो गया। और इसका कार्य इसके नीचे वाला, इसको ब्लू से शेड करें, मतलब कुछ और। अवस्थाएं I से शुरू हुई, खत्म F पे हुई, लेकिन दो के दोनों का कार्य क्या है? दो के दोनों का कार्य अलग अलग है। यहां पे दो के दोनों के जो कार्य हुआ वो अलग है। अर्थात इससे हमको क्या पता लगा? अर्थात कार्य इसको नोट कर लिए फिर लिखवाते हैं। नोट हो गया? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर लिखवाएं। कार्य प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था के साथ साथ उस प्रक्रम के पथ पर निर्भर करती है। मतलब जो यहां पे कार्य है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ जो पथ है, अब जैसे इसने एक पथ से यहां पहुंचा और दूसरे में इस पथ से यहां पहुंचा वही जगह, लेकिन पथ दो के दोनों का क्या था? हमारा अलग था। तो जो हमारा कार्य हुआ वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ जो पथ है, जो हमारा पथ उसने लिया, उस पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? कर लीजिए। बस इसके बाद एक चीज और डिस्कस करना है हमको, चक्रीय प्रक्रम। तो बात ये क्लियर है? सिंपल सा टर्म, अगर इसको एक बार हम फिर से इसको बताएं कि देखिए जो हमारा प्रक्रम है उसमें जो अवस्था है पहले I है और बाद में F है। क्लियर है? अब देखिए ये दो रास्ते से या दो तरीके से I से F में कन्वर्ट हुआ, एक इस रास्ते से गया और एक इस रास्ते से गया। ठीक है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो प्रारंभिक है वही अंतिम है, दोनों के दोनों के लिए सेम है। अब देखिए यहां पे लेकिन इसके लिए जो कार्य था इस रास्ते से जो गया, तो कार्य ये है, कुछ बड़ा सा एरिया देख रहे हैं, ये जो लाल वाला अपना एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। और जब यहां से गया तो जो कार्य देखो आई बी और ए एफ का कार्य 0 है, यहां पे कार्य जो है वो 0 है। तो जब यहां 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बचा कौन? ये और ये। इसके लिए जो कार्य निकाले ये पूरा निकला और इसके लिए जो कार्य निकला वो इतना निकला। ठीक है?
तो जो हमारा कार्य निकला इस ये कार्य ज्यादा है, जाहिर सी बात है बेटा, IAF का जो कार्य है वो ज्यादा है और IBF का जो कार्य है वो कम है। वो देख के आप बता सकते हैं ये ज्यादा है और ये कम है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अंत में इसीलिए कहा कि कार्य प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ उस परक्रम के पथ पे भी निर्भर, इस पथ में ज्यादा कार्य किया, इस पथ में कम कार्य किया, समझ रहे हैं। तो पथ पे भी वो चीज डिपेंड करेगा, जो कार्य हमारा हो रहा है वो पथ पे भी, क्योंकि अभी क्या है आगे ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तो पथ दिए जाएंगे, तो वहां पथ के अकॉर्डिंग भी हमको चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बस 2 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत पिद्दी सा टॉपिक है। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इसको थोड़ा सा शुरुआत बस यहां पे कर देते हैं। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अच्छा, सबसे पहले चक्रीय प्रक्रम होता क्या है हम ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी निकाय में कोई कोई जो चीज है या कोई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो ए अवस्था में है, वो ए से किस में पहुंची, जो भी प्रोसेस हुआ, कुछ भी हुआ हो, जो भी प्रक्रम उसके संग घटा हुआ, वो ए से किस पे गया, बी पे गया, और फिर से दोबारा वो किससे आ गया, बी से किस पे आ गया, वो दोबारा बी से वापस ए पे आ गया। मतलब जहां से गया उसी पे वो फिर से पुनः वापस आ गया, और जाने के लिए पहले उसने इस वक्र का यूज किया, आने के लिए उसने इस कार्य के वक्र का यूज किया। देखो फिर से ये किसके बीच में है, सॉरी पी नहीं, वी और, तो पी और वी के जो बीच में वक्र होता है वो वक्र हमें कार्य निकालने में सहायता करता है। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, इसके पहले हम लोग 3 ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। तो तीनों ग्राफ में आप लोग ने देखा कि ये जो वक्र है पीवी की मदद से हम लोग यहां पे कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, अपना 4th लेक्चर, उसमें शुरुआत में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया आज का। तो उसमें डिस्कस करने के बाद आंतरिक ऊर्जा, और अगर हम लोग का टॉपिक इजीली कंप्लीट हो गया, देखिए भागने के चक्कर मत पड़िए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि 11th में कॉन्सेप्ट बहुत मस्त होते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको क्या है दिक्कत, आपको बाद में होगी। IIT JEE में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव तो होता नहीं है कि आप थोड़ा करोगे फिर कहोगे अरे ये गड़बड़ हो गया, फिर तो सही कर देते हैं। उसमें क्या होता है, एक आपको अटेम्प्ट लेना है, तो एक अटेम्प्ट में कैसे सही करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं सही होगा तो आप एक अटेम्प्ट में चीजों को नहीं सही कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।